पवन जी की जागृति की आवाज तो सुनाई दे रही होगी। इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई, कुछ दिनों से मैंने ऐसे समाचार पढ़े, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, जिनसे ऐसा लगता है कि एक पक्षीय कुछ भ्रामक और असत्य सूचनाएं समाज को परोसी जा रही हैं, जिस पे विश्वविद्यालय का पक्ष दिया जाना जरूरी है। इसीलिए मैंने आज ये, क्योंकि आज भी मैंने सुबह समाचार पत्र पढ़ा, उसमें नाना प्रकार के शीर्षक के साथ में कुछ समाचार लिखे गए, और उसके बारे में आप लोगों को जो जानकारी हो, आप मुक्त कंठ से जो भी सवाल पूछना चाहें पूछें। दस्तावेज भी हैं, जो लोग दस्तावेज देखना चाहें वो दस्तावेज भी देखें, और समाज को गुमराह होने से बचाएं, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, कुछ निहित स्वार्थ हो सकते हैं, क्योंकि जो भी तथ्य उसमें लिखे गए हैं, यदि आप आंकड़ों की बात करें तो उसमें आंकड़े भी गलत हैं। और जो प्रक्रिया की बात है, विश्वविद्यालय अपने अधिनियम से चलती है, उसकी कुछ शक्तियाँ होती हैं, उसी शक्तियों का इस्तेमाल करके विश्वविद्यालय आगे बढ़ता है। जो भी कुछ विश्वविद्यालय में हुआ है, अपनी शक्तियों के निर्णय के अनुरूप हुआ है। जो कार्य परिषद ने निर्णय दिया, वित्त समिति ने निर्णय दिया, शैक्षणिक परिषद ने निर्णय दिया, या परीक्षा समिति ने निर्णय दिया, ये इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। उनके निर्णय के अनुसार ही विश्वविद्यालय की सारी गतिविधियाँ संपादित की गई। 19 जुलाई 2022 को मैंने इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था बतौर कुलपति। 19 जुलाई 2022 में जो तत्कालीन अधिकारी थे, जिसमें परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, कुल सचिव और मैं, हम लोगों ने इस पूरी जो वस्तुस्थिति थी उसकी जानकारी करनी चाहिए। कि पता चला कि विश्वविद्यालय के पास कोई अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई डेटा इंटीग्रेशन का कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का बड़ा अभाव है, छात्रों को बड़ी दूर दूर से विश्वविद्यालय आना पड़ता है, प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत दुष्कर हैं, और जो जवाबदेही है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इसी के चलते विश्वविद्यालय में एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की बात कुछ ऐसे समझिए कि जो आज हमारा पोर्टल है उसमें हमारे पास 15 मॉड्यूल हैं। उस पोर्टल को बनाने की प्रक्रिया तो बाद में हुई, सबसे पहले शुरुआत होती है वेबसाइट से। वेबसाइट बनाना, फिर पोर्टल में जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबको लॉगिन के रोल असाइन करना, फिर उनके लिए जो फैसिलिटीज हम देते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स उनको लेने हैं, वो सारे लॉगिन्स दे करके एक हाइपर लिंकिंग करते हुए पूरी प्रक्रिया को स्थापित किया गया। और इस प्रक्रिया की स्थापना में कोई रेसिस्टेंस इसलिए नहीं मिला हमें, क्योंकि जो यहाँ की प्रचलित कार्यशैली थी उसी को हमने डिजिटाइज किया। क्योंकि यदि हम कोई नई चीज थोपते तो शायद अस्वीकार हो जाती, और कॉलेजेस भी बहुत रेसिस्ट करते हैं। इसी के साथ में कुछ हम लोगों ने बहुत बड़े निर्णय लिए, जैसे कि हमने क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी प्रिंटिंग बंद की। विश्वविद्यालय कोई भी प्रश्न पत्र का मुद्रण नहीं करता है, मुझे नहीं मालूम दूसरे विश्वविद्यालय में क्या व्यवस्था है, लेकिन हमारा जितना प्रश्न पत्र है सब डिजिटल स्वरूप में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 30 से 45 मिनट पहले भेजा जाता है, और OTP आधारित इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको फिर सेंटर स्टूडेंट डाउनलोड करता है और उसको चलाता है। ये प्रक्रिया स्थापित करके हमने पूरा जितना क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग थी वो समाप्त कर दी, जिसका कि इसके पहले जब 2021-22 का व्यय अगर आप देखेंगे तो मेरे को जो वित्त नियंत्रक साहब हैं वो बताएंगे सही इसका आंकड़ा, लगभग 90 लाख के आसपास का खर्चा सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग का होता है। उसके बाद में जब आप इवैल्यूएशन की बात करते हैं, इवैल्यूएशन में भी जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें बच्चों को कॉपी RTI में निकलवाते थे। RTI में कॉपी निकलवाने में आपको मालूम है 1 महीने का समय तो लीगली एडमिसिबल है, और उसमें ज़्यादा समय लगता था। और वो बच्चा दूर से आता था, कॉपी लेकर के जाता था, फिर कॉपी हार्ड कॉपी में होती थी तो उसमें कुछ लिख भी दिया
और नंबर बढ़ गए तो पास हो सकता है लड़का। उसको खत्म करने के लिए हमने इसको डिजिटाइज करने का निर्णय लिया कि ये स्कैन होगी। और उत्तर पुस्तिका जब हमने प्रारंभ किया था तो हमारे पास दोनों विकल्प खुले थे, क्योंकि हमें ये डर भी था कहीं ऐसा ना हो कि कोलैप्स कर जाए हमारा सिस्टम। इसलिए जो स्कैनिंग के दो मॉडल होते हैं, एक मॉडल में उत्तर पुस्तिका को यहाँ से काट दिया जाता है और काट करके उसको फीडर में डाल देते हैं। इधर आ जाएंगे, आप बैठे नहीं, आप इधर आ जाओ इधर, और उसको डाल देते हैं तो बहुत फास्ट स्कैनिंग होती है। इधर आ जाओ ना, इधर। दूसरी स्कैनिंग होती है कि पूरी उत्तर पुस्तिका ऐसे, तो हमारी पूरी उत्तर पुस्तिका एज सच स्कैन होती है, उसमें समय लगता है। फिर मूल्यांकन की जो व्यवस्था थी, जब मैं जिस समय आया था यहाँ पर, उस समय मूल्यांकन चल रहा था और बड़ी मुश्किल से 2 महीने के बाद वो मूल्यांकन समाप्त हुआ। यहीं इसी भवन में होता था। कोई कहता था रुड़की से आने के लिए मेरे को टीए चाहिए, मेरे को रोज का टीए चाहिए। हमारे वित्त वाले कहते थे नहीं, एक काम के लिए एक ही बार आने का और 4 दिन रुको, उसके बाद जाने का हम दे पाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो ये हुआ कि जब हम इसको डिजिटाइज कर लेते हैं तो इसको इवैल्यूएशन भी ऑनलाइन कर देते हैं। तो ऑनलाइन इवैल्यूएशन की शुरुआत की गई। अब इस प्रकार से आप देखें कि हमारी उत्तर पुस्तिका की स्कैनिंग, ऑनलाइन मूल्यांकन, और उसके बाद में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ पूरी पद्धति में, वो हुआ कि हमने सारी उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को अवलोकित कराने की एक व्यवस्था स्थापित की। प्रत्येक परीक्षा फल घोषणा से पहले हर छात्र को पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजा जाता है। उसके पास 72 घंटे के अंदर अपनी उत्तर पुस्तिका देख करके उस पर प्रतिक्रिया देने का अवसर उपलब्ध होता है। वो संतुष्ट यदि नहीं है तो उसके पास दोनों विकल्प हैं। वो चाहे तो पूरा रिवैल्यूएशन डाल दे, चाहे सिर्फ अपने कमेंट उसमें कर दे कि मेरा ये इसमें मेरे को दिक्कत है। एक व्यवस्था पेड है, एक अनपेड है। तो ये सारी व्यवस्था स्थापित हुई, तो पूरी पारदर्शिता हुई। इस पूरी प्रक्रिया में आप मुझे जो आप एक एज ए यूजर आप बताइए कि इसमें विश्वविद्यालय की भूमिका सकारात्मक है या नकारात्मक है। हमने पूरी पद्धति, जो शैक्षणिक पद्धति है, उसमें एक विश्वास पैदा करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक, कोई भी मूल्यांकन करता है, किसी का भाग्य विधाता नहीं होता। यदि किसी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होना है तो सबसे पहले जो स्टेक होल्डर है वो छात्र स्वयं है। उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देख सके, और ये तभी संभव है जब उसको हम डिजिटल स्वरूप में लाएं और उसको शेयर करें। और अब हमारे पास दोनों स्वरूप में उत्तर पुस्तिकाएं हैं, एक फिजिकल फॉर्म में भी स्टोर्ड है और एक क्लाउड पे डेटाबेस में भी स्टोर्ड है। आज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जिसकी चाहेंगे उसकी उत्तर पुस्तिका 1 सेकंड के अंदर आपको उपलब्ध कर देगा, जो प्रोसेसिंग टाइम है। तो ये हम लोगों ने एक नया परिवर्तन किया। उसके बाद में काउंसलिंग जो होती थी, पहले जब मैं 2022 में जब मैं आया था उस समय काउंसलिंग हुई थी, एनआईसी ने काउंसलिंग की थी। 2 चरणों में काउंसलिंग हुई। एक कुछ पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा भी हुई, जिसमें कि प्रवेश लेने वालों की सीट जो थी बहुत ज़्यादा थी, परीक्षा देने वाले बहुत थोड़े थे। तो ये हमने निर्णय लिया कि तो बड़ा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, खर्चा आपको लगभग उतना ही करना पड़ता, तैयारी पूरी होती है। तो वो भी एक एक्सपेंडिचर माइनस किया गया। जो एनआईसी है वो करती थी वो काउंसलिंग। 2 चरणों के काउंसलिंग के मेरे को, यदि मैं सही रहूँगा, वित्त नियंत्रक इसको करेक्शन कर सकते हैं, तो संभवतः 29 लाख रुपए के आसपास 2 राउंड की काउंसलिंग के दिए जाते थे। फिर काउंसलिंग में दिक्कत क्या होती थी कि 2 बार के एडमिशन तो एनआईसी से हो गए, उसके बाद में कॉलेजेस अपने आप एडमिशन लेते थे, उस पर यूनिवर्सिटी का कोई नियंत्रण नहीं होता था, कोई एनरोलमेंट की प्रक्रिया नहीं थी। अब उसके बाद में हम लोगों ने जब इसको अपना पोर्टल डेवलप किया तो सिंगल विंडो एडमिशन किया। अब सिंगल विंडो एडमिशन में विगत 2 सत्रों से 6 चरण की काउंसलिंग हो रही है, 6 राउंड्स की काउंसलिंग होती है। और जो डायरेक्ट एडमिशन होती है उसका भी विकल्प है कॉलेजेस के पास, क्योंकि यदि हम वो विकल्प समाप्त कर देते तो उनकी रिएक्शन आती। तो हमने वो भी विकल्प दिया कि आपको जो भी एडमिशन लेना है डायरेक्ट लीजिए या काउंसलिंग के थ्रू आता है, आप इसी पोर्टल से लीजिए। तो वो भी नियंत्रित हुआ। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो पूरी प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में मैंने फिर से कहूँगा, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, प्रवेश से दीक्षांत तक सारी प्रक्रियाओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ ट्रांसपेरेंसी इनकॉर्पोरेट करते हुए अकाउंटेबल बनाने का काम इस पोर्टल के माध्यम से किया गया। इस पोर्टल के बाद इसको प्रारंभ करने से पहले पत्रावलियां यहाँ पर होंगी, उसमें सबसे पहले जो यूजर्स थी उनकी एक कमेटी बनाई गई। उसने ये बताया कि हमारे क्या क्या काम होते हैं जो हमें डिजिटाइज करने चाहिए। उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स तय हुए। उसके बाद में यूजर्स के बेसिस पे ही फिर यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स के साथ मिल करके उसकी जो प्रक्रिया थी वो निर्धारित की गई। एकेडमिक काउंसिल ने सबसे पहले उस पर सहमति दी। उसके बाद वित्त समिति ने उसके बजटरी एलोकेशन किया।
बजटरी एलोकेशन के बाद में कार्य परिषद ने उसका अंतिम निर्णय दिया कि इस पे आप इसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन में उत्तराखंड राज्य सरकार की जो भी अधिप्राप्ति नियमावली है उसका अक्षरशः अनुपालन किया गया। उसमें किस रंच मात्र ना तो किसी की अथॉरिटी को सुपरसीड किया गया, ना किसी को फेवर किया गया। जो भी टेंडरिंग प्रोसेस में सिस्टम में लोग अंदर आए, पहले उसकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ, उसके बाद आरएफपी जारी हुई, उसके बाद टेक्निकल फाइनेंशियल बिड वगैरह खुलने की जो प्रक्रिया है वो पूरी अपनाई गई। और उसके बाद में चूंकि अब तो समाचार में सारी बात खोल दी है, समाचार पत्र में 567 रुपए प्रति छात्र की दर से वो टेंडर उसको अलॉट हुआ। अब वो लखनऊ की फर्म है, मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ, आपने लखनऊ उन्नाव जोड़ दिया, आपने ये जोड़ दिया कि नहीं मेरे उससे कोई संबंध है। अरे मैं इसके पहले जिन विश्वविद्यालयों में कुलपति रहा वहां पे वो फर्म नहीं काम करती थी, मेरे उससे संबंध जो भी जिससे भी जो प्रोफेशनल संबंध है वो यहाँ पर आकर के इस फर्म के साथ में वो टेंडर में आए, उसको काम मिला। अब ये पूरी प्रक्रिया के अलावा आपको जो कुछ पूछना हो आप पूछिए। ये तो हुई ERP की बात। दूसरी बात भी मैं साफ कर लूं, एक परीक्षा फल में कुछ त्रुटि हुई थी। इसलिए हुई थी क्योंकि 2022-23 में जब डेटा डिजिटाइज होकर के आगे प्रोसेस हुआ तो उससे पहले का जो डेटा ट्रांसफर हुआ था, उस डेटा ट्रांसफर में जो हमारे यहाँ डीलिंग असिस्टेंट है उसकी त्रुटि हुई, उसने उसके सिर्फ मार्क्स भेजे, उसके बैक पेपर के डिटेल नहीं भेजे। उसकी वजह से वो मिस्टेक हुई और उस मिस्टेक का करेक्शन उस बच्चे ने स्वयं करा दिया और बच्चे ने बैक पेपर भी दे दिया। लेकिन एक डमी नाम दे करके कोई मिस्टर राघवेंद्र कुमार के नाम से एक शिकायत की गई, उस पर विश्वविद्यालय ने जांच भी करा ली। जांच कराने के बाद में उसका कंप्लेनेंट के पता भी करने की कोशिश की गई तो एड्रेसी नॉट फाउंड करके डाक भी वापस आ गई, लेकिन उस पर जांच हो गई, जो करेक्शन था वो तत्समय हो गया। अब इसके बाद में आज के डेट में ये कहना कि नहीं वो पैसे लेके डिग्री बेची जाती है, डिग्री अरे जिसको पास होने की अगर डिग्री ऐसे हो जाती है तो इतने बैक पेपर वाले लड़के हैं सभी पास हो जाए, किसने छुपा हुआ है? अगर आपको पता है कि ये रास्ता खुला हुआ है तो सभी को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो ये सारी बातें समाज में इस विश्वविद्यालय की जो एक मर्यादा है, इसकी जो प्रतिष्ठा है, इसके बारे में जो धारणा है उसको खराब करने के लिए निहित स्वार्थवश किया जा रहा होगा। क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय ने इन सब के साथ एक निर्णय लिया, एक अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम इन प्लेस किया। अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम में हर टीचर क्लास के बाद अटेंडेंस अपलोड करता है, कोई किसी भी कॉलेज का हो कहीं का हो, हर टीचर का अपना लॉगिन है। अब वो अपलोड होने के बाद में कंट्रोलर एग्जामिनेशन उसको जब सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पहले 2 या 3 बार चेतावनी जारी करते हैं। आप हमारी वेबसाइट में आर्काइव में आपको सब लिस्टें मिल जाएंगी कि ये लड़के इनएलिजिबल हो सकते हैं क्योंकि इनकी 75% अटेंडेंस नहीं होगी। पिछले सेशन में हमने 844 बच्चे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जून की परीक्षा में रोके। उसका फर्क ये पड़ा कि अब स्टेट के अंदर यूटीयू सिस्टम में नॉन अटेंडिंग एडमिशंस का जो चलन था, बहुत प्रचलित थी ये व्यवस्था, वो समाप्त सी हो गई। अब नॉन अटेंडिंग एडमिशन में बच्चा क्लास नहीं आता, सिर्फ फीस दे देता है कॉलेज को, और कॉलेज की भी अपनी उनकी जो भी बात होती होगी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत अनफेयर है कि किसी ऐसे बच्चे को आप परीक्षा में सम्मिलित कराएं जो कि ऑर्डिनेंस में स्थापित व्यवस्था है कि 75% की न्यूनतम उपस्थिति होनी चाहिए, उसके बाद भी वो परीक्षा दे रहा है। तो वो तो कंट्रोलर एग्जामिनेशन की अथॉरिटी को चैलेंज करता, उसको बंद किया गया। उसके बाद में जो ये अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम था, इसकी एक्सेस पेरेंट्स को भी दी गई। आप वेबसाइट पे आप देखेंगे एक टैब बना हुआ है, आप उसको क्लिक करके कोई भी अभिभावक अपने बच्चे का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके देख सकता है। एक स्कॉलर एट ए ग्लांस की सुविधा दी गई कि हर बच्चे का अपना रोल नंबर डाल के उसकी जितनी शैक्षणिक यात्रा है वो शुरू से लेके उस समय तक की देख सकता है। तो ये जो पूरे सारे इनिशिएटिव्स थे, ये सारे इनिशिएटिव्स ट्रांसपेरेंसी के लिए थे। और यूनिवर्सिटी के पास जुलाई 2022 में जब ये निर्णय लिया गया था, उस समय कोई भी व्यवस्था इस तरह की उपलब्ध नहीं थी, सिवाय इसके कि यूनिवर्सिटी अपना एक ऑर्गेनिकली ERP सिस्टम डेवलप करे। और यूनिवर्सिटी ने वो डेवलप किया एज पर इट्स नीड्स। हमारा एफिलिएशन का भी पोर्टल, जैसे आपको पता है कि राजभवन का एक एफिलिएशन का पोर्टल है, उसी के समानांतर विश्वविद्यालय का भी अपना एक एफिलिएशन का पोर्टल है, जिसके माध्यम से एफिलिएशन के आवेदन और एफिलिएशन की विजिट और उसके इंस्पेक्शन आदि की कार्रवाई उससे होती है। तो आप देखें कि हमारे इसमें एडमिशन है, एफिलिएशन है, प्रोविजनल एडमिशन भी करते हैं। अप्रैल में हम खोल देते हैं कि जो बच्चे देश भर के कहीं से भी इंटरेस्टेड हो तो वो अपने रजिस्टर कर दें, फिर कॉलेजेस उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। एडमिशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, एफिलिएशन हो गया, हमारा एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट हो गया, मार्कशीट प्रिंटिंग, डिग्री प्रिंटिंग,
उसके बाद में जो हमारा वेबसाइट का मेंटेनेंस, मोबाइल ऐप का मेंटेनेंस, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये सारी और लीगल के जो हमारे मैनेजमेंट है सब कुछ उसमें है, तो एंड टू एंड है। सो इन ए वे यदि उसको हम आज बंद करने की बात कह दें तो यूनिवर्सिटी स्टैंड स्टिल हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ना तो इतना ह्यूमन रिसोर्स है, 2005 की स्थापित विश्वविद्यालय है, हमारे पास समुचित मानव संसाधन नहीं है। इसको ये मैं मेरे बोल देने से कि है ये हो नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो एक सतत प्रक्रिया है शुरू से लेकर आज तक। यदि इसमें कोई मानव संसाधन की कमी है तो उसको समय रहते या तो सुधार लिया जाता है या आने वाले समय में सुधारा जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था है। इसके बाद में नाउ आई थिंक आई हैव सेड व्हाटएवर वाज डिजायर्ड। अब आप लोग जो सवाल पूछने हो पूछिए। सर हमारे 5 क्वेश्चन है सर, जो आरोप लगे हैं सिर्फ उसी पर बात करेंगे सर, पॉइंटेड बाकी सारी चीजें आपने बता दी है, काफी सारे आपने लिखी भी है। सबसे पहले सर जो आपके ईआरपी सिस्टम है उस पे आरोप लगे हैं, उस पे घोटाले के आरोप लगे हैं गंभीर, आपको पता है सर। ये जो ईआरपी सिस्टम है इस पे जो खर्च, ये कहा जा रहा है कि इस पे खर्च जो है बहुत ज्यादा हुआ है, तो सर हम पॉइंटेड आपसे आंसर चाहते हैं कि ये ईआरपी सिस्टम पे क्या पहले भी क्या ये वाकई में घोटाला है, क्या ये इस पे जो खर्च हो रहा है। दूसरा सर समर्थ पोर्टल की कहा जा रहा है कि समर्थ पोर्टल क्यों नहीं यूज किया, तो मैं आपसे ये डिफरेंस जानना चाहता हूँ समर्थ पोर्टल और इसमें क्या डिफरेंस है। तो सर ये जो मेन जो ईआरपी सिस्टम को लेकर के जो घोटाला है या आरोप है सर, उसमें सर आपने देखिए, मैं मोटा मोटा आपको इतना बताऊंगा, अभी एफसी साहब को मैं बोलूंगा कि ये बताएं। टोटलिटी में जो हमारा एक्सपेंडिचर है 567 रुपीज पर कैंडिडेट का, वो 2020-21 के एक्सपेंडिचर से 20-21 के एक्सपेंडिचर से बहुत कम है, लगभग 2/3 है। एफसी साहब अब आप आंकड़े बताइए कि कैसे कैसे इस सिस्टम को लगाने के बाद आपका खर्च घटा है। अच्छा। वो आपको बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, वो वस्तु सब पत्रावलियों में दर्ज है क्योंकि भुगतान हुआ है उसका। अच्छा, इसके अलावा सर जो अब इसका जवाब तो ले लो पूरा, फिर हम समर्थ की बात भी बता दें। ठीक है। इसमें जो है ना, उदाहरण के लिए जो सारी गतिविधियां इसके माध्यम से हो रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक वेबसाइट या एक पोर्टल बना है। जो भी डे टू डे की हमारी एक्टिविटीज थी सभी इसके माध्यम से ही संचालित हो रही है। तो कंपैरिजन के लिए चूंकि मैनुअल जो व्यवस्था थी उसमें हम अगर देखें इसके लागू होने से पहले साल का 2022 का, तो पोस्ट एग्जाम जो ये रिजल्ट बनाने का जो प्रक्रिया थी उसमें लगभग 35 लाख रुपए साल के खर्च हो रहे थे। अच्छा, 35 लाख। हाँ, ऐसे ही हमने देखा कि जो प्रिंटिंग थी क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि ये गोपनीय काम होता था और इसमें सारी कोडिंग वगैरह लगा के केंद्र तक भेजने का, इसमें लगभग जो हमारे पास आंकड़े 2022 के इवन सेमेस्टर के, तो 45 लाख के, यानी कि सालाना 90 लाख के लगभग ये खर्चा था। काउंसलिंग का जो सेपरेट एक चलता था 29 लाख रुपए का व्यय हमारा 22 में काउंसलिंग में हुआ था। उस समय केवल 2 राउंड थे। कितना सर ये, कितना सालाना कितना? 29 लाख लगभग, मतलब 29 लाख रुपए में है 2 राउंड के। 29 लाख से थोड़ा अधिक है एग्जैक्ट फिगर, ये लगभग 29 बता रहा हूँ राउंड। ये 2 राउंड का था, वन टाइम काउंसलिंग, मतलब साल में एक ही बार होता है एडमिशन, तो 2 राउंड होता है। अब हमारे 6 राउंड चलते हैं। अच्छा। तो इसको अगर हम तुलनात्मक रूप से करें तो वो बहुत ज़्यादा आएगी। और ये छात्र संख्या भी जैसे तब से लेके हमारा लगभग 25% छात्र संख्या बढ़ी है। तो वो सब भी अगर कॉस्ट में हम जोड़ेंगे तो वो और ज़्यादा होगा। तो सर पहले जो खर्चा आ रहा था उससे आपका ईआरपी सिस्टम लगाने में कम खर्चा है? नहीं, इसके अलावा और भी गतिविधियां हैं, जैसे टोटल सर बताएंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, टोटल इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ईआरपी में समग्र है ना। हाँ। कई चीजें हैं जो पहले थी भी नहीं, ईआरपी के माध्यम से कर रहे हैं, एडिशनल चीजें हो रही हैं। अच्छा। जैसे मोबाइल ऐप नहीं था, वेबसाइट भी बहुत साधारण थी पहले, उसको डायनामिक बनाया है, मोबाइल ऐप बनाया है। पहले स्कैनिंग हम कर रहे थे, खाली फ्रंट पेज की कोडिंग कर रहे थे जो आंसर शीट है। अच्छा। अब जो है उसके हर एक शीट का स्कैनिंग होती है। तो वो लगभग एक अनुमान हमने लगाया था कि ये पहले ये काम नहीं हो रहा था पूरे स्कैनिंग का, अब हो रहा है। तो ये 61 पैसा पर शीट हमारा रेट है जो अन्य कार्यों में हम कर रहे हैं, इसका नहीं। अच्छा। तो अगर इसको हम ईआरपी से ना करते तो लगभग 1 करोड़ अगर हमारी शीट जो हमारा अनुमान है सालाना, तो 61 लाख रुपए स्कैनिंग का व्यय होता। इसके अलावा आपका
काउंसलिंग का आ गया, इसमें प्रिंटिंग का भी आ गया, 90 लाख और तो ये तो वो खर्चे हैं जो एक्टिविटीज हम सेपरेट कर देते पहले, अच्छा, जो इसके अलावा कर रहे थे। जो इस मतलब अलग अलग कर देते हैं। अब ERP में वो एक साथ एक ही सिस्टम से हो रहा है। तो ये पैसा हमारा बचा है सर ERP सिस्टम में? कुल मिला के इसमें देखा जाए तो जो 567 रुपया प्रति छात्र का इसमें जो रेट है, जो अप्रूव्ड रेट है, तो इसके हिसाब से 567 है ना सर पर स्टूडेंट। उसमें भी जो हमने पेमेंट किया है ना, जो 22-23 में है 1,66,47,000 है, तो लगभग 167 आप मान लीजिए रफली, और 23-24 में जो है 1,88,90,000 है। तो ये ERP का हमने पेमेंट किया है 2 साल। हाँ, कितना है सर ये पेमेंट? 3,55,00,000 3,55,00,000 कुल हुआ है 2 साल। 2 साल। अच्छा, 2 साल में 2 साल। तो अब पूरा कंपैरिजन इसलिए मुश्किल है कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं भी जुड़ गई है, जिसका पहले कोई हम नहीं कर रहे। तो एज पर योर आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमारा जो मैनुअली खर्च हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था, ERP में हमने उस खर्चे को कम किया और चीजें भी एफिशिएंट की हैं। जी, ये कहना चाह रहा हूं। खर्चा कम हुआ है, फैसिलिटीज बढ़ी हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, सिस्टम अकाउंटेबल बना है। यदि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो शायद ये जो त्रुटि निकली, ये त्रुटि वैसी त्रुटि जो हाँ उस पर भी सर बात करें सर। ये जो अब समर्थ पोर्टल, समर्थ पोर्टल, हाँ, उस पे आज की डेट में जो समर्थ में ये जो सुविधाएं विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से स्थापित की गई हैं, ये सुविधाएं इस स्वरूप में समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। नहीं। आपका ये कहना है कि समर्थ पोर्टल इसके जैसा बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल जैसा बिल्कुल नहीं है मैं नहीं बोलूंगा। हाँ। ये सारी सुविधाएं जो, क्योंकि जब आप कॉस्ट का जब कंपैरिजन करेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी सेम होना चाहिए ना। यदि यूनिवर्सिटी को एक मोबाइल ऐप भी चाहिए, यूनिवर्सिटी के पास कोई टेक्निकल मैन पावर नहीं है तो उसको वेबसाइट का भी अपग्रेडेशन चाहिए। यूनिवर्सिटी के पास कोई टेक्निकल मैन पावर नहीं है तो उसको काउंसलिंग चलाने वाला भी चाहिए। यूनिवर्सिटी के पास कोई टेक्निकल मैन पावर नहीं है तो उसको एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाने वाला भी चाहिए, सिलेबस अपडेशन वाला भी कोई आदमी चाहिए। तो ये स्कैनिंग का भी व्यवस्था चाहिए, स्कैनिंग के बाद में डिजिटल ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन की भी व्यवस्था चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था, और फिर कॉपी दिखाने की भी व्यवस्था चाहिए। उसके बाद मार्कशीट प्रिंटिंग, डिग्री प्रिंटिंग और जो सर्टिफिकेट प्रिंटिंग है उसकी भी व्यवस्था चाहिए। तो सारी व्यवस्था जो है उसमें समर्थ में उपलब्ध नहीं है सर। अगर मेजर जो बड़ी अंतर हम बात करें जैसे समर्थ में और आपकी ERP में, जैसे कि पहला वो केवल रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका तो पूरा ऑपरेशन के लिए, इस तरह से 5 अगर हमें आप बड़ी जो मेजर अंतर है दोनों में वो बताएंगे तो हमें लिखने में इजी रहेगा सर। नहीं, आप जो हमारी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है जिसमें कि हम डायरेक्ट एडमिशन की भी सुविधा देते हैं, एक एडमिशन से रिलेटेड हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस होगा जो हमारा एफिलिएशन का पोर्टल है। तीसरा डिफरेंस होगा जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है। एग्जाम भी आप इसी पे करा? हाँ, एग्जाम भी इसी से होता है, क्वेश्चन पेपर भी इसी से जाता है। क्वेश्चन पेपर जाने के लिए कोई हमारा सेपरेट मैकेनिज्म नहीं है। कोई ट्रक नहीं लगते यहाँ से कि बग से लद करके जा रहे हैं कहीं, वो भी इसी से होता है। और टचवुड अभी पिछले 2 सेशन से बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वो संभावना ही नहीं है। फिर उसके बाद मार्कशीट प्रिंटिंग, डिग्री प्रिंटिंग, ये सारी सुविधा भी उसी में है। तो इस प्रकार से यदि और जो हमारा टोटलिटी में आप देखेंगे ना तो 5 के 5 से बहुत ज्यादा अंतर मिलेंगे। वो इतनी जल्दी मतलब त्वरित तत्काल नहीं बताए जा सकते। उसका कंपैरिजन यदि आप देखें, एक समय दें, उसको यूज करके देखें और उसमें उसको भी यूज करें। अच्छा सर, एक सर और जो चीज आ रही है सामने से, ये कहा जा रहा है कि जो ERP जो सिस्टम लाने वाली जो कंपनी है, ये इसका क्या कनेक्शन है सर? क्योंकि ये कहा जा रहा है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि जहाँ पे आप पहले थे वहां पर भी ये कंपनी काम कर रही है। मैं इसके पहले मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में कुलपति था, वहाँ पर ये कंपनी नहीं काम कर रही थी। मैं कुछ दिन के लिए उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी कुलपति रहा, वहाँ भी ये कंपनी नहीं काम कर रही थी। ये कंपनी यहाँ पर इस जो बतौर कुलपति ये यहाँ पर इस टेंडर के माध्यम से आई। यदि इस टेंडर प्रक्रिया का कोई दोष है तो वो नीतिगत दोष है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। टेंडर से ये पूरी कंपनी आई है ना?
अब सर वो क्षेत्र जो फेल हुआ था छात्र, उसको लेकर के जो आरोप लग रहे थे कि उसका मार्कशीट जारी हो गई थी, उस वो क्या था? मैंने आपको उसमें बताया ना कि complaint- वो बच्चे का एडमिशन 2018-19 में हुआ था। अच्छा 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 4 साल का डेटा पहले पुराना था। जो यहाँ पे जो डीलिंग असिस्टेंट थे उनको ये डेटा आगे फॉरवर्ड करना था। जब उन्होंने डेटा फॉरवर्ड किया तो उस डेटा में उसके बैक पेपर का डेटा नहीं भेजा। तो जो 22-23 से जब ये नई एजेंसी ने काम करना शुरू किया तो उसने उसी डेटा के उसके मार्क्स को लेकर के आगे प्रोसेस कर दिया, तो उसकी वजह से वो त्रुटि हुई। लेकिन बच्चे को ये पता था कि मेरा बैक पेपर है, बच्चे ने अपना बैक पेपर भर दिया और बच्चे ने परीक्षा भी दे दी। तो ये जो कहना कि नहीं बच्चे को डिग्री, ये तो मैं विश्वविद्यालय की जांच में भी स्थापित हुआ है कि आपने सर इसमें इन्वेस्टिगेट किया था जब आपके पास कंप्लेंट आई थी? हमने उस पर इंक्वायरी कराई। अच्छा। इंक्वायरी कराने के बाद में इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स आई, फाइंडिंग्स के हिसाब से कंट्रोलर एग्जामिनेशन को अपने सिस्टम को और रोबस्ट बनाने के लिए डायरेक्शंस दी। परीक्षा समिति ने भी उसका संज्ञान लिया और परीक्षा समिति के निर्णय के आधार पर कार्यवाही चल रही है। ये उसमें सिस्टम किसी प्रकार की कोई विश्वविद्यालय यदि किसी त्रुटि का सुधार नहीं करता तब उस विश्वविद्यालय दोषी था। यदि विश्वविद्यालय ने समय रहते और बच्चे ने स्वयं बैक पेपर दे दिया तो वो त्रुटि उस पर समाप्त हो जो इसमें शिकायत करता था सर, उसको उससे बात हुई आपकी? शिकायतकर्ता को ढूंढने की कोशिश की गई। अच्छा। मिस्टर राघवेंद्र उस पर लिखा हुआ था, उस नाम का कोई शिकायतकर्ता उसका पेपर नहीं मिला और उसको डाक से भी भेजा गया, डाक भी वापस आ गई। तो ये साफ स्थापित करता है कि ये किसी की शरारत हो सकती है और यूनिवर्सिटी की इंटीग्रिटी और इसके परसेप्शन को खराब करने की। अच्छा। इसके पीछे किसका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है और डिजाइन नेफेरियस डिजाइन है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। शिकायतकर्ता ही फर्जी निकल गया। शिकायतकर्ता फर्जी। सर जो ये आरोप लगा रहे हैं, इतने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं या फिर जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उनसे आपका क्या कहना है? अगर वो आए यहाँ पे, क्या आपकी बात हुई किसी से या फिर आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए वो यहाँ पर ये डीएवी कॉलेज के छात्र, मेरे को समाचार से पता चला कि कोई डीएवी कॉलेज के छात्र हैं, वो यहाँ पर एक दिन आए थे। उन्होंने पहले नारेबाजी की, बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया। मैं यहाँ पर नहीं था, मैं सिलाकुई में मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी चार्ज है मेरे पास, तो वहाँ पर था, प्रदर्शन कमेटी चल रही थी। बाद में जानकारी मिली कि उसमें जो पूरे प्रोसेस में उन्होंने लड़कों ने घूम घूम करके सारे ऑफिस में ताले बंद कर दिए। अच्छा। और पूरी अराजकता की। उसके बाद में पुलिस जब तक आई उसके बाद जिला प्रशासन ने उनको यहाँ से हटाया, परिसर खाली कराया। अच्छा। इसके बाद में मेरे को जानकारी मिली, कल भी चांस की बात है या तो वो जान करके आते होंगे ऐसे समय पे। कल भी मैं उस समय यहाँ पर नहीं था, मैं बाहर था। गेट पे वो आए, शायद सूचना की नहीं होगी, गेट बंद था, गेट के अंदर नहीं आ पाए। उन्होंने कोई ज्ञापन दिया है, किसको दिया है मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन समाचार पढ़ के ये जानकारी मिली। कोई सिद्धार्थ अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं, छात्र संघ डीएवी के अध्यक्ष बताए गए हैं और एनएसयूआई से संबंध उनका समाचार पत्र के माध्यम से लिखा गया है। अब मैं नहीं जानता कि कौन है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। और डीएवी के किसी छात्र का यूट्यूब की जो परंपराएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें यदि किसी प्रकार की शिकायत है तो हमारा जो 26,000 बच्चा जो हमारे पास एनरोल्ड है, पहला कंप्लेनेंट वो होना चाहिए। यदि शिकायत होगी तो उस बच्चे को होगी, यदि शिकायत होगी तो किसी टीचर को होगी, शिकायत होगी तो किसी डायरेक्टर को होगी, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं है। इस प्रकार से नारेबाजी करना और किसी अधिकारी को भ्रष्ट बोलना, किसी अधिकारी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करना और पूरी व्यवस्था